वेलकम टू लेट्स हिस्ट्री विद रियात। आज यहाँ पर मैं जैसा कि आपसे पहले बोला है कि मैं लगातार आपको कंटिन्यू वे में आपको थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ा रखा है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा। तो मैं उसी सीरीज में आपको ये मेरा थर्ड वीडियो है जो थर्मोडायनेमिक्स का है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें और भी क्वेश्चन रहेंगे, कलेक्शन रहेगा। उसके बाद मैं मैकेनिक्स के क्वेश्चन शुरू कर दूँगा। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने जो हमने चैप्टर करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लें और दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है वो कह रहा है निम्न में से किसमें संवहन होता है। यानी कि आपने जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था आपको तब मैंने वहाँ से आपसे 3 चीज़ों का डिस्कशन किया था। वहाँ पे मैंने क्या बताया था, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी कि ऊष्मा संचरण करने की विधियाँ आपको मैंने पढ़ाई थी। तो आपको मैंने वहाँ पर बताया था ऊष्मा संचरण करने की विधियाँ हमारे पास कितनी हैं, 3। कौन कौन सी विधियाँ हैं मैं लिखना चाहूँगा। पहली विधि थी वो थी हमारी चालन, दूसरी जो विधि थी हमारी वो था संवहन, और तीसरी जो विधि थी हमारी वो थी विकिरण। ठीक है, अब याद करिए मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि चालन के तहत आप जो भी चालन प्रोसेस होगी वो किससे होगी, ठोसों में होगी। किस में होगी, ठोसों में होगी। ठीक है, अब याद करिएगा ठोसों में होगी, द्रव्यों में थोड़ी बहुत। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था जो संवहन प्रोसेस होगी वो किस में होगी, द्रवों में होगी और गैसों में थोड़ी बहुत, और विकिरण किस में होगी, वो ओनली गैसेस में होती है। ठीक है, अब याद करिएगा मैंने बताया था चालन में जो होता है ना हीट का ट्रांसफ़र वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है, यानी कि एक वाइब्रेट करेगा दूसरे को दे देगा। ठीक है, तो अब आपको याद होना चाहिए पूछा क्या गया यहाँ पर, संवहन होता है, यानी कि संवहन प्रोसेस किस में होती है। तो आप समझ चुके होंगे किस में होगी, द्रव में। अब जरा देखिएगा, आप ऑप्शन देखिएगा जहाँ पर आपको ठोस मिले उसको आप काट दीजिएगा। जैसे ठोस मिलेगा यानी कि ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ पर देखिए ठोस ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ठोस ये ऑप्शन हो नहीं सकता। तो राइट आंसर क्या बनेगा, केवल द्रवों और गैसों में। ठीक है, चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं रफ करता हूँ पहले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। यानी कि अगर ये जो दिए गए द्रव है जैसे मिट्टी का तेल है, जल है, पेट्रोल है, अल्कोहल है, तो इनके ऊपर अगर हम गर्म करना शुरू करें या एक तरीके से हम इन्हें ऊष्मा प्रदान करें तो किसका वाष्पीकरण क्या है, जल्दी हो जाएगा, यानी किसका एवोपरेशन फास्ट होगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने जब पढ़ा रखा था आपको तो मैंने आपको बताया था, याद करिएगा मैंने बताया था यहाँ पर कुछ मैंने आपको एल्कोहल थर्मामीटर के बारे में। ठीक है, यानी कि एल्कोहल थर्मामीटर है, मैंने बताया था डॉक्टरी का थर्मामीटर, एल्कोहल थर्मामीटर। ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जो हिल्स स्टेशन है तो वहाँ पर हम हमेशा क्या चीज़ें लेके जाते हैं, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारा वहाँ पर जो ऑयल है वो क्या हो जाता है, जम जाता है। तो जिसकी वजह से हम वहाँ पर किस चीज़ का यूज करते हैं, वहाँ पर हम छोटे से छोटे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, एल्कोहल का यूज करते हैं। तो यानी कि एल्कोहल जो है ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है किसके लिए, हीट की प्रति। यानी कि हीट की प्रति एल्कोहल अगर ज़्यादा सेंसिटिव है तो हम किसका यूज करेंगे, एल्कोहल का करेंगे। तो वाष्पन राइट किसकी ज़्यादा होगी, तो एल्कोहल की होगी। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, एल्कोहल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा क्यों हुआ, क्योंकि वाष्पन जो एवोपरेटर रेट जो होगी ना वो किसी होगी, फर्स्ट एल्कोहल की होगी। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है गैस फ्लेम, यानी कि आपने गैस फ्लेम पढ़ी होगी, नहीं पढ़ रखी तो देखिएगा जरा। गैस फ्लेम जो होती है इस तरह से आप मानिएगा, ये कोई अगर
इस तरह से गैस फ्लेम बनी होती है आपकी। एक मिनट देखिए ज़रा, ये आपकी गैस फ्लेम होती है, ठीक है। यानी कि गैस फ्लेम होती है तो उसमें पूछा गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। यानी कि जो सबसे ज़्यादा गर्म भाग होता है, आपने महसूस किया होगा, इसमें अलग अलग भाग आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। जरा देखिएगा कभी जला के गैस फ्लेम, जहाँ वेल्डिंग होती है उसको देखिएगा जाके, या कहीं पे अब देखिएगा जाके जहाँ पर एक्चुअल तरीके से जहाँ पर आपको आग का प्रयोग ज़्यादा होता हो, यानी कि गैसेस का प्रयोग ज़्यादा होता हो, और वेल्डिंग वगैरह है, या आपको रोबोटिक्स के लिए जाएंगे तो रोबोट वगैरह को जो हम एक तरीके से माउंट करते हैं या सिस्टम में लगाते हैं, इंस्टॉल्ड करते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पर टेम्परेचर आपका रखा है तो बहुत ज़्यादा रहेगा, वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। वहाँ पर आपको जो है ना, जब एयर यानी कि आग जल रही होगी ना, यानी कि वहाँ पर क्या होगा, गैस फ्लेम होगी ना, तो आपको वहाँ पर अलग प्रकार से कुछ ना कुछ अलग अलग दिखाई पड़ेगा, जो क्या डिनोट करेगा, वो आपको बताएगा कि यहाँ पर किस भाग में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, कौन सा भाग आपका नीला भाग है, यानी अलग अलग जोन में डिवाइड होगा। वो जोन कौन से जान लीजिएगा पहले, नॉन ल्यूमिनस जोन, ब्लू जोन, ल्यूमिनस जोन और डार्क जोन। तो आपसे यहाँ पर सबसे गर्म वाला भाग पूछा गया, तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है। चलिएगा नए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा, नए क्वेश्चन दे रखा है आपका, नए क्वेश्चन आपका दे रखा है, धातु की चायदानी में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। धातु की चायदानी में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं, जरा वेट, चलिए देखिए, धातु की चायदानी में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं, आपसे पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए, कल मैंने बताया था आपको, लकड़ी क्या है, लकड़ी आपके क्या है, ऊष्मा की कुचालक है। लकड़ी क्या है आपकी, ऊष्मा की कुचालक है। अब जब लकड़ी अगर ऊष्मा की कुचालक है तो फिर क्या होगा, वो क्या करेगी, हीट का ट्रांसफ़र अपने में से होने नहीं देगी। अगर हीट का ट्रांसफ़र अपने से होने नहीं देगी तो सिंपल सी बात है कि वो हैंडल गर्म नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर लिखा है पहला ऑप्शन, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, सही बात है, इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता है। अब देखिए बिजली का यहाँ पर लेना देना नहीं है, और वैसे भी बिजली का जो है ना, लकड़ी जो है ना, सूखी लकड़ी जो है ना, बिजली का भी क्या करती है, कुचालक की तरह व्यवहार करती है। इसमें पात्र सुंदर लगता है, सुंदरता की तो बात आई नहीं, स्टील का बना लीजिए और सुंदर हो जाएगा। इसमें स्वच्छता होती है, तो वो तो और मेटल का यूज करके स्वच्छ भी बना सकते हैं। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन देखिएगा, नए क्वेश्चन दे रखा है, जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं। मैंने आपको पहले बताया, ये मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको डिटेल से सारे एग्जाम्पल को बताया था मैंने। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं। ऐसा है क्या, हम उससे भी भारी जैकेट पहन लें या कोई और चीज़ उससे भारी पहन लें, मोटी पहन लें, तो क्या ऐसा हो सकता है। चलिए और देखिए, दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। अगर भाई सुचालक के रूप में काम करेगी तो सर्दियों में हमें क्या मज़ा लगा है, जो हम दो शर्ट पतली पतली पहनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें अगर सुचालक के रूप में उसको व्यवहार करेगी वो, तो हम तो वैसे भी ठंड से मर जाएंगे। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका तो हो ही नहीं सकता, सुचालक के रूप में व्यवहार नहीं करेगी। दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, या ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। देखिए ऊष्मा का विकिरण की तो बात अलग है। राइट आंसर बनेगा यहाँ पर क्या, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको डिटेल से बताया था, जो आपका वायु है ना, दो शर्ट के बीच में फंस जाती है, वो क्या करती है, कुचालक के रूप में व्यवहार करती है। आपका ऊष्मा का ट्रांसफर क्या होती है, ना तो अंदर होने देती है ना बाहर होने देती है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। ये भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, याद करिए आपको, ये भी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो ध्यान रखिएगा, चालन, समय और विकिरण,
इन तीनों में से किसी में पहुंचती होगी। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर क्या, विकिरण। क्योंकि विकिरण में क्या होता है, जो संचरण करने की विधि होती है, यानी कि हीट ट्रांसफ़र करने का जो मेथड है वो डायरेक्ट सीधे एक स्ट्रेट रेखा में होता है, और इसके मध्य में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको ये कभी भी गर्म नहीं करेगा। जब इस चालन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर बीच में आ गया तो उसको क्या करेगा, गर्म कर भी कर देगी। तो राइट आंसर क्या बनेगा, विकिरण के द्वारा। ठीक है, विकिरण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। ऊष्मीय विकिरण का असामान्य लक्षण यह है ऊष्मीय विकिरण का असामान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। कि कैसे यात्रा करती है, एक सरल रेखा में। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है हमसे कौन सा इसमें से लक्षण नहीं है, असमान लक्षण, मतलब कौन सा इसमें से रॉन्ग बोला गया है। तो आप याद करिएगा, सरल रेखा में जब मैं आपको ऊष्मा चरण विधि की पढ़ा था चालन, यानी कि ऊष्मा संचरण करने की विधि में चालन पढ़ा रहा था, तब आपको पता होना चाहिए कि ऊष्मा संचरण करने की विधि में क्या है, चालन में सीधी रेखा में क्या करते हैं, हीट का ट्रांसफर होता है सभी भी दिशाओं में। बिल्कुल जब मैं आपको सरल रेखा में पढ़ा रहा था, इसका मतलब सरल रेखा में कौन सा होता है, आपका विकिरण होता है। ठीक है, कौन सा होता है, विकिरण होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होता है सीधे। अब जब मैं आपको चालन पढ़ाया था तो मैंने चालन में आपको बताया था सारी दिशाओं में होगा। मैंने आपको चित्र बनाया था इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आपको चित्र बनाया था, यानी इधर भी हीट का ट्रांसफर, इधर भी हीट का ट्रांसफर। प्रकाश की गति के साथ, ठीक है, जिस माध्यम से गुजरता है उससे गर्म कर देता है। देखिए पर राइट आंसर यहाँ पर निकलेगा प्रकाश की गति के साथ। ठीक है, जिस माध्यम से गुजरता है उसे गर्म कर देता है, यानी कि चालन में क्या होता है, जिस माध्यम से गुजरता है उसको क्या करता है, वो गर्म कर देता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, प्रकाश की गति के साथ। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया असमान लक्षण है, कौन सा असमान लक्षण, कौन सा इसमें असमान लक्षण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बनेगा अभ्रक। क्या बनेगा, अभ्रक। अभ्रक जो है ना, ऊष्मा का तो अच्छा चालक है, लेकिन विद्युत का क्या है, एक तरीके से खराब चालक है, या कुचालक के रूप में बोल सकते हैं। बहुत कम ही हीट वो क्या करता है, विद्युत को ट्रांसफ़र करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑलवेज विशिष्ट ऊष्मा की अगर बात चलेगी तो सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा का जो मान होता है वो हमेशा किस में होता है, वाटर में होता है, पानी में होता है। इसको आप याद रखिएगा, पानी में सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा आपकी मिलती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, जल। यहाँ पर कांच, तांबा, शीशा और क्या है, ये जल लिखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, जल, यानी कि वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, जब किसी कांच के गिलास पर गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है तो वह टूट जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। जब आप क्या करेंगे, कोई भी गर्म चीज़ है उस पर सडनली आप क्या करेंगे, कोई भी ठंडी चीज़ डाल दें तो क्या करेगा, ठंडी चीज़ जैसी पड़ती है ना तो क्या करता है, वो संकुचित करता है, अपने आप को फोल्ड करने की कोशिश करता है। अब जब अगर फोल्ड करेगा ना तो ये जो है ना गिलास आपका भंगुर है, ब्रिटल है, और ब्रिटल होने की वजह से क्या करेगा, ये क्रैक कर जाएगा, यानी टूट जाएगा। यार देखिए, गिलास अचानक से विस्तारित हो जाता है। देखिए विस्तारित कब होगा, जब हम गर्म करेंगे उसको। ठीक है, अब देखिए तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी देखिए, गिलास अचानक से संकुचित हो जाता है। तो आपको राइट आंसर मिल चुका है, गिलास अचानक से संकुचित हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, टूट जाता है। जल बाष्पीकृत हो जाता है, इसका कोई लॉजिक नहीं, गिलास और जल के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, इससे कोई लेना देना नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, निम्न में से किस विधि ऊष्मा का संचार उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु तक अणुओं की वास्तविक संचार के कारण होता है। अब याद करिएगा आप, अणुओं का वास्तविक संचार, चालन में मैंने बताया था अणुओं का संचार इधर से उधर नहीं होता है। ठीक है, यानी अणु एक जगह पे रहता है और वाइब्रेट करता है, तो यहाँ पर चालन तो होगा नहीं। आगे देखिएगा, संवहन। संवहन में क्या था आपका, संवहन में क्या था, जब आप किसी भी एक मॉलिक्यूल को गर्म करते थे तो एक मॉलिक्यूल क्या करता, गर्म हो जाने के बाद दूसरे को हीट देता था,
और दूसरा उसकी जगह पे आ जाता था, और उसके बाद इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको विकर्ण में पता होना चाहिए। विकर्ण में क्या होता था, विकर्ण में क्या होता है कि विकर्ण में डायरेक्ट हीट चलती है, यानी सीधी एक रास्ते में चलती है, और माध्यम के अंदर जो भी कण आता है उसको ये गर्म नहीं करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनना चाहिए, राइट आंसर आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका संवहन। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा, संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा संचरण ऊष्मा स्थानांतरण की है, यानी संचरण करने की विधि कौन सी है। आपको पता है चालन, संवहन और विकिरण। तो यहाँ पर देखिए संवहन दे रखा है, बाष्पन दे रखा है, ये भी नहीं है, ऊष्मीय विस्तार दे रखा है, ये भी नहीं है, परिक्रमण दे रखा है, इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, संवहन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, किस युक्ति का जो है ना हम प्रयोग करते हैं, किसके लिए, विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर, देखिए द्रव थर्मामीटर का 60 का अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर, अचर आयतन वायु थर्मामीटर या ताप वैद्युत पुंज। तो राइट आंसर बनेगा ताप वैद्युत पुंज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिख रखा है, काले वस्त्रों की तुलना में सफ़ेद वस्त्र हमें अधिक शीतल क्यों रखते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा है। देखिए मैं एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं बता रहा जिन क्वेश्चनों में, क्योंकि मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर में दे रखा है। जब मैं लेक्चर करा रहा था आपको, तो मैंने उसमें बहुत डिटेल से ये सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। और अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन जानना है तो आप ध्यान रखिएगा, आपको वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया था। अगर मैं फिर से डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी बताऊँगा तो वो क्या होगा, बच्चों जो बच्चे वो देख चुके होंगे वीडियो लेक्चर, तो उन्हें यहाँ पर बोरियत फील होगी। तो इसकी वजह से मैं आपको जो जितना भी हो सकता है शॉर्ट बताते हुए निकल रहा हूँ। आप ऐसा ना समझिएगा कि मैं यहाँ पर कुछ स्किप कर रहा हूँ, बता रहा हूँ लेकिन शॉर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा। काले वस्त्रों की तुलना में सफ़ेद वस्त्र हमें अधिक शीतल क्यों रखते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र क्या करते हैं, आप पे जो भी इसके ऊपर लाइट पड़ती है उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसको परावर्तित कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। तो आपको सजेस्ट किया जाता है आप गर्मियों में सफ़ेद वस्त्र पहनिएगा और सर्दियों में काले पहनिएगा। चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं। अपने आसपास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ये तो ब्लैक बॉडी का काम है। अगर ब्लैक बॉडी क्या करती है, जो भी इसके ऊपर जितना भी आपका प्रकाश पड़ेगा उसको अवशोषित कर लेगा, और जो अवशोषित कर लेगा ये ब्लैक बॉडी का वर्क है। तो जिससे क्या होगी, आपको गर्म लगेगा। यानी कि गर्मियों में आपको डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने को बोला जाता है, सर्दियों में बोला जाता है। तो आप देखिएगा ये आंसर तो होगा नहीं। अपने आसपास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को परावर्तित कर देता है। राइट आंसर क्या बनेगा, सभी प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्लांक नियतांक की इकाई क्या है। बहुत बार पूछा गया है एनटीपीसी में, रेलवे में। तो क्या है, जूल सेकंड बता रखी है। ये भी ऑप्शन सेम है, ये भी ऑप्शन सेम है, तो दोनों आप मान के चलिए कोई सा कर दीजिए। ठीक, मैंने ये बता रखा है, पढ़ाया है आपको। चलिए देखिएगा, किसी ठंडे दिन में जब किसी कमरे का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी पेन का ढक्कन जो कि धातु का बना हुआ है, यानी कि पेन का ढक्कन है धातु का बना हुआ है, उसकी प्लास्टिक की बनी हुई बॉडी से अधिक ठंडी हो जाती है, जबकि दोनों एक समान तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपका जो है ना, कोई भी एक पेन है, पेन में क्या है, कैप जो है ना आपका वो किसी मेटल का बना हुआ है, जबकि नीचे वाली बॉडी आपकी प्लास्टिक की बनी हुई है। कह रहा है कि दोनों को 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया है। तो आपकी जो बॉडी मेटल की बन रखी है, यानी कि जो कैप मेटल का बना हुआ है, वो ठंडा ज़्यादा क्यों हो रहा है कंपेयर टू इस वाली बॉडी के। तो ज़रा ध्यान रखिएगा आप, जो भी आपकी मेटल होती है वो क्या होता है, आपकी ऊष्मा की अच्छी क्या होती है,
ट्रांसफ़र करने वाली होती हैं, यानी सुचालक होती हैं, जबकि आपकी जो प्लास्टिक है वो एक तरीके से ऊष्मा की कुचालक है। तो अगर आप बात करते हैं धातुओं की ऊष्मीय धारिता प्लास्टिक की इससे अधिक होती है। प्लास्टिक का घनत्व धातु से कम होता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। धातु ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, धातु ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। प्लास्टिक की ऊष्मा चालकता धातुओं से अधिक होती है, ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। राइट आंसर बनेगा धातु ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, तभी वो ज़्यादा ठंडे हैं। अगले क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है? बता चुका हूँ मैं, आपको पढ़ाया था तब, याद करिएगा। मैंने आपको बताया था किसने के बराबर है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपको बताया था निम्नतम तापमान मापने के लिए हम अल्कोहल थर्मामीटर का यूज करते हैं, पहले बताया आपको क्वेश्चन में। तो देखिए अल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर, निम्नतम पठन थर्मामीटर। तो राइट आंसर बनेगा अल्कोहल थर्मामीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग निम्न ताप को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? यानी कि आपको बहुत कम न्यूनतम तापमान रखना है, वो किस मेथड के द्वारा हम कर सकते हैं? क्या वो सुपर कंडक्टिविटी है, क्या वो जूल केल्विन इफेक्ट है, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, या एडियाबायोटिक डिग्नेमेटिकेशन प्रक्रिया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बताया था एडियाबेटिक प्रोसेस है। ये सारी प्रोसेसों को मैं आपको बताऊंगा एक अलग लेक्चर के अंतर्गत आपको एडियाबेटिक, क्योंकि अभी मैंने शुरू किया आपको तो सारी चीज़ें एक साथ में आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, इन सारी चीज़ों को मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो आप अगले लेक्चर को देखिएगा, तो वहाँ पर भी अभी डिस्कशन होगा, शुरू हो रहा है अच्छी तरीके से। तो क्या होगा, एडियाबायोटिक डिग्नेटेशन प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, किस ताप पर परम शून्य ताप कहते हैं? ये भी बताया मैंने आपको। परम शून्य ताप क्या होता है? यानी कि 0 डिग्री केल्विन, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर जो अणुओं की गति होती है ना, वो क्या हो जाए, लगभग शून्य हो जाए। शून्य कभी नहीं होती है, लगभग शून्य हो जाए। तो राइट आंसर क्या बनेगा, जिस पर आणविक गति रुक जाती है, जिस पर पानी उबलता है, तो आपका कौन सा अलग पॉइंट होता है, जिस पर द्रव हीलियम उबलता है, जिस पर आयतन शून्य हो जाता है। तो राइट आंसर बनेगा जिस पर आणविक गति रुक जाती है, लगभग शून्य हो जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संग्रहित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो आपको मैंने बता रखा था, किसी जो है ना उसमें किस रूप में संग्रहित रहती है, तो वो आपकी गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। पढ़ा चुका हूँ, आप देखिएगा लेक्चर को, पढ़ाया है मैंने। आगे तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिएगा, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में अधिक संवेदी होते हैं, क्यों होते हैं? प्रसार गुणांक अधिक होता है, हल्की होती है, विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो राइट आंसर बनेगा प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में अधिक संवेदी होते हैं। अब देखिएगा, एक आपको प्रसार गुणांक होता है। प्रसार गुणांक का मतलब क्या है, आप समझिएगा, ये अलग अलग होते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक, आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और आपका आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है। सुन लीजिएगा आप फिर से, आपका रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर प्रसार का मतलब क्या है, आपने किसी को गर्म किया, रेखीय प्रसार गुणांक में क्या होगा, रेखीय प्रसार गुणांक में आपने गर्म किया तो वो क्या करेगा, एक्सटेंड होगा, फैलेगा। तो वो क्या करेगा, एक सीधी रेखा में फैले, यानी कि एक रेखा में फैले, वो क्या करेगा, रेखीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 2 डायमेंशनल में, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई में फैले गर्म करने पर। और आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में फैले, ठीक है, यानी कि पूरे आयतन में फैले। अब देखिए होता क्या है, गैस जो होता है, गैस आपका हीट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है कंपेयर टू आपके द्रव के, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका प्रसार गुणांक अधिक होता है किसका, गैस का। क्या होता बता दिया, फैलना एक तरीके से होता है। और क्रम में अगर आप लगाना चाहें तो सबसे ज़्यादा होता है आपका गैस का, गैस के बाद होता है द्रव का, और द्रव के बाद होता है आपका ठोस का। ये क्रम होता है आपका रेखीय प्रसार गुणांक का या किसी भी प्रसार गुणांक का, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे, ठीक है। तो देखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कटोरे में अगर आप बर्फ़ रख देंगे तो वो बर्फ़ तो है ही, वो पिघलेगी नहीं। और आपने पानी रखा है तो पानी भी क्या हो जाएगा, वो बर्फ़ बन जाएगा। तो यानी कि दोनों में कोई आपको अंतर नज़र नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, गलत है, क्योंकि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव होनी चाहिए। सारा पानी बर्फ़ बन जाएगा, ये भी गलत है। कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो राइट आंसर बनेगा कोई परिवर्तन नहीं आएगा, थोड़ी सी बर्फ़ पिघल जाएगी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाप के इंजन में उबलते पानी का तापमान अधिक होता है क्योंकि। अब आपने भाप का इंजन देखा होगा, और भाप के इंजन में एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है बॉयलर। क्या यूज किया जाता है, बॉयलर। और बॉयलर को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। जब आप 10th का पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर एक भट्टी के रूप में बताया जाता है। एक भट्टी आपको दिखाई जाती है जिसमें आप पेट्रोल, भंजक आसवन जिसको बोलते हैं, पेट्रोल, डीजल और पैराफिन मोम, उसको अलग करते हैं। तो जस्ट आप उसी तरीके से इमेजिन करिए, ध्यान रखिए वो नहीं होती है, जस्ट उसी तरह आप इमेजिन करिएगा। बॉयलर में क्या होता है, आपका पानी भरा होता है, और ये बॉयलर जैसे आप गीजर, याद करिए आप घर में गीजर लगा होता है, जो आप सर्दियों में उससे नहाते हैं, पानी को गर्म करते हैं। तो पानी को जब गीजर में आप गर्म करते हैं तो क्या करता है, पानी को कुछ कोयले होती हैं, वो क्या करती हैं, हीट कर देती हैं, यानी गर्म कर देती हैं। और आपने गैस बॉयलर भी देखा होगा, गैस आपका गैस जो इसको आप बोलते हैं, एक तरीके से गैस बॉयलर भी आपने देख रखे होंगे, जो आपके घर में लगा होता है गीजर, गैस गीजर। तो गैस गीजर भी क्या करता है, वो भी हीटिंग का काम करता है। वहाँ पर एक गैस का प्रयोग किया जाता है, जो आप एलपीजी जला के करते हैं, और भी सारी चीज़ें होती हैं, उसको यूज करते हैं। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। मेनली फंक्शन क्या है बॉयलर का और आपका गीजर का, हीटिंग करना किसको, वाटर का। तो यहाँ पर इंजन जो होता है ना, यानी कि जो आपका भाप इंजन होता है, इसमें भी क्या होता है, बॉयलर का यूज किया जाता है। ये भी एक हीटिंग पर्पज़ के लिए होता है। चलिए देखते हैं, भाप के इंजन में उबलते पानी का तापमान अधिक होता है क्योंकि पानी में घुले हुए पदार्थों की वजह से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, अग्नि बहुत उच्च ताप पर होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर जहाँ पर दाब ज़्यादा होगा वहाँ पर ताप भी हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो राइट आंसर बनेगा बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कैटा थर्मामीटर, एनेमोमीटर, ये हवा के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लिनिकल थर्मामीटर आप जानते हैं शरीर का टेम्परेचर या बुखार चेक करने के लिए यूज किया जाता है। और स्केलिंग साइक्रोमीटर, राइट आंसर बनेगा स्केलिंग साइक्रोमीटर। और आप एक और याद रखिएगा, एक शब्द और है आर्द्रता मापने के लिए, हाइग्रोमीटर, ठीक है। ध्यान रखिए, हाइड्रोमीटर नहीं बताया आपने, हाइग्रोमीटर बताया है, इसको भी याद रखिएगा। आपको ज़्यादातर ये मिलेगा हाइग्रोमीटर, कहीं का आपको भी स्केलिंग साइक्रोमीटर भी पूछ लिया जाता है, उसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जल का त्रिबिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट कितना होता है, इसका मान पूछा गया है। जल का ट्रिपल पॉइंट का मान पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा, जल के जो ट्रिपल पॉइंट का मान होता है वो आपका कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर जल के ट्रिपल पॉइंट का जो मान होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इसको आप याद रखिएगा। ये आपकी होती है 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन। अब देखिए ये होता क्या ट्रिपल पॉइंट, जरा इसको भी देख लीजिएगा। देखिए ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पर तीनों प्रॉपर्टी यानी ठोस, द्रव, गैस, तीनों के तीनों एक ही प्रॉपर्टी शो करने लगे, यानी एक ही जैसे हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आसु जल का हिमांक कितना होता है, यानी आसु जल का
हिमांक आपसे पूछा गया है कितना होता है, तो आप याद रखिएगा आसुत जल का हिमांक जो होता है वो आपका कितना होता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जहाँ पर बर्फ़ क्या पानी क्या होता है जमना प्रारंभ कर देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो इस प्रकार से मैंने आपको आज लगभग 30 क्वेश्चन कराए हैं। तो आप देखिएगा क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को देखिएगा। प्लीज़ आप वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को मैंने पहले से एक्सप्लेन कर रखा है इस चैप्टर के। तो अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पूरा डिटेल जो है ना आपको पूरा नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो मैंने वीडियो लेक्चर में आपको कंप्लीट बता दिया है। तो आप वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें। और इसके बाद मेरा और आएगा एक लेक्चर जो आपका MCQ क्वेश्चन का है। उसके बाद आपके मैकेनिकल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक नया चैप्टर लूँगा, फिर मैं उसके क्वेश्चन कराऊंगा, यानी 2 चैप्टर कराने के बाद फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इस तरह से चलता रहेगा। और आपको कुछ और भी सेशन आएंगे धीरे धीरे, मैं कंटिन्यू वे में आपको सेशन अपलोड करने शुरू करूँगा। फिजिक्स के अलावा आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। तो आप कुछ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू, बाय बाय।